हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी के अंदर से जितने भी आयोग हैं मेरे भाई, उनका अपन मैं जल्दी जल्दी आपको रिवीजन करवा देता हूं, जिससे आपके एग्जाम में जितने भी सवाल बन सकते हैं उससे साथियों 100% आपके सवाल आने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि आयोग वाले जो हैं वो आपके फ्री के नंबर हैं, उसको आप बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हो। तो उनके बारे में अपन देख लेते हैं। आज अपन इसके अंदर से वीडियो में चर्चा करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास के बारे में बात करते हैं। तो 1962 के अंदर बात आती है। 1962 में साथियों भ्रष्टाचार निवारण के लिए एक संथानम समिति का गठन किया गया। किसका किया गया मेरे? संथानम समिति का गठन किया गया। अब आगे चलकर क्या होता है कि 1963 के अंदर से साथियों संथानम समिति की सिफारिश पर CBI, याद रखना मेरे भाई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना की गई। और 1964 के अंदर से साथियों भारत सरकार द्वारा CVC की स्थापना प्रारंभ की गई थी। ये थोड़ा सा याद रखना। और 1997 से लेकर 2003 के अंदर से विनीत नारायणवाद ने में क्या किया गया, SC का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि 2023 के CVC अधिनियम द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। याद रखना, संवैधानिक है, इसको दर्जा प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं मेरे भाई कि CVC की प्रकृति और प्रमुख भूमिका के बारे में। तो इसकी जो वर्तमान प्रकृति है मेरे भाई, यह सांविधिक एवं सलाहकारी निकाय है। याद रखना है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं तो इसको कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्यरत है। भारत सरकार की सर्वोच्च ईमानदारी संस्था मानी जाती है CVC। इसकी प्रमुख भूमिका के बारे में बात करें तो सार्वजनिक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना इसका मेन भूमिका रहती है। यह केवल पर्यवेक्षक नहीं है अपितु एक मार्गदर्शक संस्था भी है। याद रखना है। भ्रष्टाचार विरोधी रणनीतियों का क्रियान्वयन और सुधार है तो ये सुझाव देता है कौन सा? CVC। आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी भूमिका क्या है, इसकी रोल क्या है। अब इसकी संरचना के बारे में अपन बात करते हैं। ये रही आपके पास में संरचना। इसके अंदर से साथियों आपको क्या देखने को मिलेगा? याद रखना मेरे भाई, इसमें से एक तो अध्यक्ष होता है, अधिकतम 2 सदस्य आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर से साथियों सबसे पहले आता है सचिवालय, जिसमें से 1 सचिव और 4 अतिरिक्त सचिव होते हैं और 31 निर्देशन और उप सचिव और यहाँ पर से आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा बात करते हैं मुख्य तकनीकी परीक्षक के अंदर से आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, आयोग की तकनीकी शाखा 2 मुख्य तकनीकी पर्यवेक्षक होते हैं और 8 तकनीकी परीक्षक आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई विभागीय जांच आयुक्त, जिसमें से अपन बोल सकते हैं CDI, जिसमें बोल सकते हैं कि विभागीय कार्यवाही में मौखिक जांच हेतु जांच अधिकारी आपको देखने को मिलता है। एक आता है मुख्य सतर्कता अधिकारी, जिसको अपन बोल सकते हैं CBO, जिसमें से विभिन्न अधिकारियों में CVC की विस्तारित शाखा है। याद रखना मेरे भाई कि इसको बोल सकते हैं सतर्कता मामलों में प्रतिनिधित्व करती है। आगे बात करते हैं कि संरचना और नियुक्ति के बारे में। तो इसकी संरचना आपको सबको पता है मेरे भाई कि 1+2 आपको याद रखनी है। एक क्या होता है मेरे भाई, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है जो अध्यक्ष होता है, और अधिकतम मेरे भाई 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं जो सदस्य मान सकते हैं। अब इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है मेरे भाई? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति को भी साथियों 3 सदस्यीय चयन समिति के द्वारा सुझाव दिया जाता है, उसके आधार पर की जाती है। और इन 3 सदस्यों के अंदर से साथियों एक तो प्रधानमंत्री होते हैं, वो खुद अध्यक्ष होते हैं, और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, और साथ ही लोकसभा के विपक्ष के नेता यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। समिति के अध्यक्ष आपको याद रखना है। इतना याद रख लोगे। आगे बात करते हैं आगे किसके बारे में, इनका जो कार्यकाल कितना होता है, इनका वेतन कितना मिलता है, उनके बारे में। तो देखो यहाँ पर से कार्यकाल, वेतन और सेवा शर्तों के बारे में बात करें तो कार्यकाल है वो 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले होगा उसको फॉलो किया जाएगा, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं शपथ और त्याग पत्र है मेरे भाई, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। वेतन और भत्तों के बारे में बात करें तो मेरे भाई वेतन और भत्ते हैं ये जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के समान इनको यहाँ पर से मिलता है, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और साथियों नियुक्ति के बाद में इनके अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। अब बात करते हैं कि प्रतिबंध क्या होता है कि साथियों जैसे कार्यकाल समाप्ति के पश्चात ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं चाहे केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी लाभ का पद के योग्य नहीं रहते, ये भी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई पद से हटाया जाना इनको किस प्रकार से किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकता है। अब कैसे हटा सकता है? दिवालिया हो गया, यदि वह दिवालिया घोषित हो गया, या फिर नैतिक चरित्रहीनता किसी भी अपराध में दोषी पाया गया तो हटा सकता है।
लाभ का पद या फिर कार्यकाल के कार्य क्षेत्र से बाहर लाभ का पद यहाँ पर से धारण करता है तो हटा सकता है, असमर्थता के आधार पर हटा सकता है, और पूर्वाग्रह युक्त लाभ के अंदर से भी इसको हटा सकता है। थोड़ा सा याद रखना, सारा का सारा काम कौन कर सकता है? राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं कि मेरे भाई सीवीसी का अधिकार क्षेत्र कौन कौन सा है, उनके बारे में बात करते हैं। तो इनका अधिकार क्षेत्र के बारे में बात करें तो ऑल इंडिया सर्विस, जिसमें से अपन बोल सकते हैं कि संघ के मामलों के कार्यरत अखिल भारतीय सेवा और केंद्र सरकार के समूह ए के ग्रुप के अधिकारी होते हैं। दूसरा बात करते हैं तो पीएसयू सार्वजनिक उपकरण के होते हैं, जिसमें थोड़ा सा याद रखना बैंकिंग फाइनेंस वाले होते हैं और इंश्योरेंस वाले हो गए। और अन्य बात करते हैं मेरे भाई स्थानीय प्राधिकरणों के आधिकारिक, जिनका वेतन है मेरे भाई 8700 प्रतिमाह, यह थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई, 8700 प्लस पे ग्रेड की है, थोड़ा सा यहाँ पर से देखने को मिलेगा, ये रुपये नहीं है, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो इनको साथी चीज कहते हैं, ये सीवीसी के अधिकार क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं तो सीवीसी के प्रमुख मुख्य कार्य और शक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो मेरे भाई जो सीवीसी है ना, ये इसके साथियों एक तो आता है सीबीआई, और सीबीआई के साथ में एक और आता है मेरे भाई, इसके साथ में एक ईडी और याद रखना है, ठीक है। तो पहला आपको देखने को मिलेगा अधीक्षण, इसमें से साथियों क्या देखने को मिलेगा? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, बोल सकते हो यहाँ पर से थोड़ा सा इसको चेंज किया गया है, देखो बोलते हो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, अपन बोल सकते हैं कि कामकाजों का अधीक्षण करना है। दूसरा बात करते हैं निर्देश देना, सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच के लिए आवश्यक निर्देश देता है कौन? सीवीसी देता है। दूसरा बात करते हैं तो समीक्षा कौन करता है? सीबीआई द्वारा की गई जांच की प्रगति की समीक्षा करना, यह भी काम सीवीसी का होता है। दूसरा बात करते हैं समक्ष प्राधिकारियों के पास अभियोजन क्यों मंजूरी के लिए लंबित आवेदनों की प्रगति की समीक्षा कौन करता है? सीवीसी करता है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं तो सीवीसी के प्रमुख कार्य और शक्तियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनकी नियुक्तियां और जांचों के बारे में बात करते हैं। तो देखो साथियों, जो ईडी होता है, ईडी के उप निदेशक या फिर उससे ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति और समिति की अध्यक्षता कौन करता है? सीवीसी करता है। दूसरा बात करते हैं तो सीबीआई के एसपी बोलते हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उससे ऊपर के अधिकारियों की निर्देशक को छोड़कर साथियों उनकी नियुक्ति भी कौन करता है या फिर अध्यक्षता कौन करता है? सीवीसी करता है, थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई लोकपाल द्वारा भेजे गए ग्रुप ए बी सी और डी अधिकारियों की शिकायतों का प्रारंभिक जांच भी करता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई विल्सल ब्लोअर संरक्षण संकल्प के तहत प्राप्त शिकायतों की जांच और कार्रवाई करने का काम भी इसी का रहता है, थोड़ा सा याद रखना। आगे बात करते हैं मेरे भाई कार्य प्रणाली और सिविल न्याय शक्तियों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर से देखो साथियों क्या होता है कि जो सीबीसी है वो वार्षिक रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति क्या कहता है कि संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करता है, थोड़ा सा याद रखना। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है, याद रखना। न्यायिक चरित्र के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, इसके पास में दीवानी न्यायालय जैसी सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सूचना प्राप्ति के बारे में बात करते हैं मेरे भाई केंद्र सरकार या फिर प्राधिकरणों से सतर्कता रिपोर्ट या फिर जानकारी मांग सकता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। सलाहकारी प्रकृति इनकी होती है, याद रखना। जांच के बाद में सरकार को सलाह देता है, यदि सरकार असहमत है तो कारण लिखित में देना होता है, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो सीवीसी की जो लिमिटेशन है वो कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले बात करें तो ये केवल सलाहकारी है, इसे मुख्य रूप से एक सलाहकारी निकाय माना जाता है, याद रखना है। आपराधिक मामले दर्ज कराने की शक्ति इसके पास में नहीं होती है। सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध सीधे आपराधिक मामले दर्ज करने का जो शक्ति है वो किसके पास में नहीं है मेरे भाई? केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास में नहीं है। दूसरा बात करते हैं सीबीआई पर पूर्ण नियंत्रण भी नहीं है, याद रखना है। संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से जांच के लिए सीबीआई को निर्देश की शक्ति नहीं है, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं तो संसाधनों का अभाव, भ्रष्टाचार की शिकायतों पर स्वयं सीधे कार्रवाई के लिए स्वतंत्र संसाधनों और शक्तियों की यहाँ पर से कमी रहती है। तो ये सहायता किसकी लेता है? सीआईडी, और एक आता है मेरे भाई किसके बारे में, सीबीआई और ईडी की सहायता लेता है, थोड़ा सा याद रखना है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, आपको देखने को मिलेगा एक अच्छा है विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014। इसमें से साथियों क्या होता है कि प्रमुख तथ्यों के बारे में बात करें तो 2011 का विधेयक है, राष्ट्रपति की मंजूरी यहाँ पर से 2014 में मिलती है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जनहित में भ्रष्टाचार उजागर करने वालों की सुरक्षा का इसका मेन उद्देश्य रहता है, याद रखना है। शर्त क्या रहती है कि गुमनाम शिकायत की अनुमति नहीं होती है, याद रखना। अधिकतम है वो समयावधि है वो 7 वर्ष तक आपको देखने को मिलती है।
दूसरा बात करते हैं मेरे भाई छूट और अपील केंद्र से, तो छूट ये होती है कि एसपीजी, जिस पर बोल सकते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कर्मियों पर ये लागू नहीं होती है। अपील केंद्र से बात करें तो उच्च न्यायालय में 60 दिनों के भीतर आपको देखने को मिलती है अपील। ठीक है, दंड के बारे में बात करें तो मेरे भाई देखो क्या होता है कि पहचान उजागर करने पर 3 वर्ष की जेल या फिर 50,000 रुपये का जुर्माना होता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कि झूठी या फिर भ्रामक शिकायत है तो 2 वर्ष की जेल या फिर 30,000 रुपये का जुर्माना आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। तो मोटा मोटी तौर पर साथियों ये था आपका सीवीसी। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में आपने देखा। अब थोड़ा बहुत और देख लो मेरे भाई कि प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे। याद रखना मेरे भाई, नाम आता है निटूर श्रीनिवास राव थे 1964 में। दूसरा बात करते हैं तो वर्तमान मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, तो याद रखना मेरे भाई प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, याद रखना है। वर्तमान सतर्कता आयुक्त सदस्य है मेरे भाई कौन है, याद रखना श्री एस राजीव हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर से उपलब्ध हो जाती है। जय हिंद जय भारत।